नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी देशभक्ति कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ गई है। उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1944 को ताइवान के एक अस्पताल में एक विमान दुर्घटना में जलने के बाद मृत्यु हो गई थी। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों का डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया। ये दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में मौजूद हैं। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। उन्हें अपने उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ब्रिटानी हुकूमत से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए किया था। वे अपनी समाजवादी नीतियों के लिए भी जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस पारिवारिक इतिहास और प्रारंभिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में प्रभाती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में वकील थे और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि प्राप्त की थी। सुभाष ने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल, से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया। 16 वर्ष की आयु में वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्हें उनके माता पिता ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जिनकी बदौलत कांग्रेस एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन के रूप में उभरी। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बने। उसके बाद वह बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के युवा शिक्षक और कमांडेंट बन गए। उन्होंने स्वराज अखबार की शुरुआत की। सन 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत को स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगीकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवादी आर्थिक विचार के अनुरूप नहीं था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा से जुड़ा हुआ था और देश के अपने संसाधनों के उपयोग से लाभान्वित था। बोस का संकल्प 1939 में आया, जब उन्होंने पुनर्मिलन के लिए गांधीवादी प्रतिद्वंद्वी को हराया और गांधी के समर्थन की कमी के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। वे कांग्रेस में अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्वों को लाना था, ताकि वह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अर्थ का प्रसार कर सकें। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ादी के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आज़ाद हिंद फौज का गठन और कार्यकलाप था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जो भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रहे, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन के साथ भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हराया और दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारतीय युद्ध बंदियों शामिल कर भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में
एक अधिकारी थे। उन्होंने सेना को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से भागकर जर्मनी चले गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। सन 1943 में वह भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करके इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया। आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जो युद्ध बंदियों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी थे। सुभाष चंद्र बोस अब नेताजी के रूप में लोकप्रिय थे। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत आजाद हिंद की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों का कब्जा था, और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। सन 1944 की शुरुआत में आजाद हिंद फौज INA की 3 इकाइयों ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए हमले में भाग लिया। शाह नवाज खान आजाद हिंद फौज के सबसे प्रमुख अधिकारियों में से एक के अनुसार जिन सैनिकों ने भारत में प्रवेश किया था वो जमीन पर लेट गए और पूरी भावना के साथ अपनी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी को चूमा। हालांकि आजाद हिंद फौज द्वारा भारत को आजाद कराने का प्रयास विफल रहा। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जापानी सरकार को भारत के मित्र के रूप में नहीं देखता था। इसकी सहानुभूति उन देशों के लोगों के साथ थी जो जापान की आक्रामकता के शिकार थे। हालांकि नेताजी का मानना था कि जापान द्वारा समर्थित आजाद हिंद फौज और भारत के अंदर विद्रोह की मदद से भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो सकता है। आजाद हिंद फौज का दिल्ली चलो नारा और सलाम जय हिंद देश के अंदर और बाहर बसे भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले सभी धर्मों और क्षेत्रों के भारतीयों के साथ मिलकर रैली की थी। भारतीय महिलाओं ने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आजाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गया। नेताजी, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के सबसे महान नेताओं में से एक थे, वे जापान के आत्मसमर्पण करने के कुछ दिनों बाद एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में फांसीवादी जर्मनी और इटली की हार के साथ समाप्त हुआ। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। जब युद्ध अपने अंत के करीब था और इटली और जर्मनी पहले ही हार गए थे, यूएस ने जापान हिरोशिमा और नागासाकी के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही पलों में ये शहर जमीन पर धंस गए और 200,000 से अधिक लोग मारे गए। जापान ने इसके तुरंत बाद आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि परमाणु बमों के उपयोग ने युद्ध को बंद कर दिया, लेकिन इसने दुनिया में एक नए तनाव और अधिक से अधिक घातक हथियार बनाने के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा का नेतृत्व किया, जो संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर सकता है।